मान्यवर कांशीराम साहब ने भी उनके बारे में बहुत अच्छा सोचा था। हमने इसके पहले भी युति करने की कोशिश की 1995 में, शायद मैं यदि सही हूँ तो 96 में, लेकिन वो नहीं हो पाई। आज उन्होंने ये बात कही है तो हम उसका वेलकम करते हैं और हमारे तरफ से भी हम ये पहल कर रहे हैं उनकी पहल के बाद कि बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी की युति इस महाराष्ट्र की भूमि में हो जाए। और यदि ऐसा होता है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस महाराष्ट्र की भूमि में आम्बेडकरी विचारधारा का सीएम बैठेगा, ये मेरा विश्वास है। 1950 के बाद जब संविधान इस देश के अंदर लागू हुआ, सबसे ज़्यादा समय में सबसे ज़्यादा शासन कांग्रेस ने किया। वो चाहती तो संविधान का सही इम्प्लीमेंटेशन हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्ररी, कांग्रेस ने बाबा साहब को संविधान बनाने से या संविधान लिखने से बाबा साहब के रास्ते में जितने रोड़े कांग्रेस ने अटकाए उतने रोड़े शायद ही किसी ने अटकाए होंगे। और इसलिए कांग्रेस तो कभी भी बाबा साहब के संविधान की हितैषी हो ही नहीं सकती। अब रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी बाबा साहब के संविधान को कभी यहाँ पर स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने तो यहाँ तक कि जो ध्वज बाबा साहब ने इस देश को दिया, जो स्वतंत्र गान बाबा साहब ने इस देश को दिया, जो संविधान बाबा साहब ने इस देश को दिया, उसको कभी मानने का काम ना जनसंघ ने कभी किया, ना बीजेपी ने किया, ना आरएसएस ने किया। इसलिए वो यदि कहते हैं कि हम संविधान की हितैषी है तो हमारे सभी बहुजन समाज के लोगों ने समझना चाहिए इनकी करने में और करने में कितना फर्क है। दूसरी बात, जिस विषय को लेकर उन्होंने ये फिल्म बनाई है जिसका नाम पैगाम है, मैं समझता हूँ ये फिल्म तो पहले बननी चाहिए थी। हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जिस तरीके से इस देश के अंदर एससी और एसटी के समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार आज भी इस देश के अंदर संविधान लगने के बाद या आज़ादी के 77 साल के बाद आज भी हो रहा है, लेकिन बड़ी शर्म आती है, बड़ा दुख होता है कि फिल्म इंडस्ट्री ने आज तक ऐसे विषयों को कभी उठाया नहीं, जो हमारे गायकवाड़ साहब ने यहाँ उठाने का प्रयास किया। मैं बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र यूनिट के तरफ से उनको ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि ये फिल्म जिस विषय को लेकर बनी है, क्योंकि मैं उसी इलाके से आता हूँ जहाँ पर ये घटना घटी है और ये घटना मनुष्य जाति के लिए बहुत ही गलत घटना है। एक कालिमा हमने पहुँची है मनुष्य जाति के ऊपर। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज भी देश में घट रही है। तो ये पिक्चर या ये मूवी संपूर्ण भारतवर्ष को ये संदेश देगा कि ऐसी चीज़ें करने वालों के ऊपर क्या होता है। इस दूसरे चरण में हम समाज को बताना चाहते हैं कि आरक्षण क्या है, किस तरीके से मिला है, इसके पीछे का मकसद क्या था, बाबा साहब ने हमें ये क्यों दिया, और 2500 जातियों को 2 शेड्यूल में इकट्ठा करके बाबा साहब ने जातियों को ख़त्म करके दो शेड्यूल को तैयार किया था, लोगों को संगठित करने की सीख दी थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय दिया उसके माध्यम से दोबारा इस देश के अंदर जातिवाद को निर्माण करने की बात सामने आ रही, जातियों में विषमता पैदा करने की बात आ रही है, जातियों में कलह एवं झगड़े लगाने की बात आ रही है। सम्यक क्रांति चैनल। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान। हम लोग यहाँ पर
पूना के धम्मभूमि इस जगह पर है और यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर सबसे पहले भारत में भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की थी। इसलिए यह जगह जो है वो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ पर ये जो धम्मभूमि है, यहाँ पर अभी एक रैली आई है जो दीक्षा भूमि नागपुर से चैत्यभूमि जा रही है। तो उसी दौरान यहाँ पर पुणे में यह रैली धम्मभूमि में आई है और महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष है सुनील जी, एडवोकेट सुनील जी डोंगरे साहब, इनसे जानते हैं कि इस रैली का क्या महत्व है, क्यों यहाँ पर ये रैली आ रही है और इस रैली के बारे में आप क्या कहेंगे। धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा इसलिए करना चाहूँगा कि जिस भूमि को बाबा साहब के पदस्पर्श हुए, जो भूमि बाबा साहब के पदस्पर्श से पवित्र हुई, ऐसे भूमि में हमें आने का मौका मिला और बाबा साहब ने इस देश की सबसे पहली भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की थी। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रेरणा स्रोत है। साथियों, बहन जी के दिशा निर्देशानुसार हमने 29 तारीख से लेकर तो 9 तारीख तक ये 11 दिन की जो संविधान जन जागरण यात्रा है, रैली है, उसको हमने दीक्षा भूमि से शुरुआत करी। कल हम मुंबई में स्थित चैत्य भूमि में अपना नतमस्तक करके शाम को धारावी के अंदर बहुत बड़ा जन सैलाब के सामने मान्यवर कांशीराम साहब के स्मृति दिन के उपलक्ष्य में एक आयोजित बड़े प्रोग्राम में एक संकल्प करने वाले हैं। उसके लिए ये रैली जा रही है। ये रैली का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम समाज में जाकर, जन जन में जाकर, समाज के हर उस वर्ग के में जाकर, SC OBC समाज के, माइनॉरिटी समाज के लोगों में जाकर संविधान के संदर्भ में जन जागरण करें। संविधान के अंदर जो अलग अलग आर्टिकल्स है, अलग अलग कलम है, जो जिसके माध्यम से संपूर्ण बहुजन समाज को यहाँ ज़िंदगी जीने का अधिकार मिला है, स्वाभिमान से ज़िंदगी जीने का अधिकार, स्वतंत्रता मिली है, बंधुता मिली है, न्याय मिला है, स्वतंत्रता के माध्यम से आज जीने का अवसर प्रदान हुआ है। ये सारी चीज़ें हम अपने समाज को समझा के बताएं। उसके साथ साथ 1 तारीख को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का जो निर्णय आया है, उस निर्णय के खिलाफ माननीय परम आदरणीय बहन जी ने अपनी बात को, अपनी आवाज़ उठाई है और उन्होंने कहा कि यदि इस निर्णय को आप वापस नहीं लेते हैं, उसका पुनर्विचार नहीं होता है, तो हम इसके खिलाफ समाज में अपनी बात को रखेंगे और रास्ते के ऊपर उतरेंगे। जिसकी बात जो बहन जी ने कही, हमने 21 तारीख को पूरे भारतवर्ष को बंद करके ये बात दिखाई। अब ये दूसरा चरण है साथियों। इस दूसरे चरण में हम समाज को बताना चाहते हैं कि आरक्षण क्या है, किस तरीके से मिला है, इसके पीछे का मकसद क्या था, बाबा साहब ने हमें ये क्यों दिया, और 2500 जातियों को 2 शेड्यूल में इकट्ठा करके बाबा साहब ने जातियों को ख़त्म करके दो शेड्यूल को तैयार किया था, लोगों को संगठित करने की सीख दी थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय दिया, उसके माध्यम से दोबारा इस देश के अंदर जातिवाद को निर्माण करने की बात सामने आ रही, जातियों में विषमता पैदा करने की बात आ रही है, जातियों में कलह एवं झगड़े लगाने की बात आ रही है। और इस बात से कतई हम लोग बिल्कुल, हमें पसंद नहीं है और हम इस बात को नहीं होने देंगे। और इसलिए हम समाज में जाकर, लोगों के बीच में जाकर ये जन जागरण कर रहे हैं कि जिसके बदौलत वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो और अपनी खुद की हितैषी, अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी की बात को आगे रखते हुए इस महाराष्ट्र के अंदर आने वाले 2024 के इलेक्शन में अपनी सरकार वो खुद बनाए और अपने रिजर्वेशन को और अपने संविधान को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कराए। इसी आशा उम्मीद को लेकर हम आज चले। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो कांग्रेस है और बीजेपी है, वो कहती कि हम लोग संविधान के हितैषी, हम लोग संविधान बचा रहे हैं, हम लोग संविधान के सच्चे ये, तो आप हितैषी है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, कांग्रेस के बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में। मैं तो यही बात बताना चाहता हूं कि आज तक जो 110 से ज़्यादा अमेंडमेंट इस देश में हुए, उसमें से सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स कांग्रेस ने अपने ज़माने में किया और उसके बाद बीजेपी ने किया। कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और एक ही माँ की संतान है।
एक तो सापनाथ है, दूसरा नागनाथ है, और दोनों ने भी कभी भी संविधान के सही इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं सोचा। मैं समझता हूँ यदि कांग्रेस, जिसको लगभग सबसे ज़्यादा समय इलेक्शन अपना 1947 के बाद या 1950 के बाद जब संविधान इस देश के अंदर लागू हुआ, सबसे ज़्यादा समय में सबसे ज़्यादा शासन कांग्रेस ने किया। वो चाहती तो संविधान का सही इम्प्लीमेंटेशन हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्ररी, कांग्रेस ने बाबा साहब को संविधान बनाने से या संविधान लिखने से बाबा साहब के रास्ते में जितने रोड़े कांग्रेस ने अटकाए, उतने रोड़े शायद ही किसी ने अटकाए होंगे। और इसलिए कांग्रेस तो कभी भी बाबा साहब के संविधान की हितैषी हो ही नहीं सकती। अब रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी बाबा साहब के संविधान को कभी यहाँ पर स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने तो यहाँ तक कि जो ध्वज बाबा साहब ने इस देश को दिया, जो स्वतंत्र गान बाबा साहब ने इस देश को दिया, जो संविधान बाबा साहब ने इस देश को दिया, उसको कभी मानने का काम ना जनसंघ ने कभी किया, ना बीजेपी ने किया, ना आरएसएस ने किया। इसलिए वो यदि कहते हैं कि हम संविधान की हितैषी है, तो हमारे सभी बहुजन समाज के लोगों ने समझना चाहिए इनकी करने में और करने में कितना फ़र्क है। अभी आप देख रहे हैं कि जो टेक्सास जी गायकवाड़ है, जो धम्म भूमि के भीमपुत्र टेक्सास जी गायकवाड़ कहते हैं, जिन्होंने बीएसपी का चुनाव भी लड़ा था, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से बीएसपी का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने ये एक फिल्म निकाली है पैगाम जी, जो हिंदी में है और पूरे देश में रिलीज़ हो रही है 11 तारीख को। जो खैरलन जी हत्याकांड है हुआ था महाराष्ट्र में, उसके बारे में ये फिल्म है। तो इस फिल्म के बारे में आप सभी दर्शकों से, सभी बहुजनों से क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी और अच्छी पहल है जो पहली बार हुई है। एक्चुअली इस फिल्म इंडस्ट्री या इस तरीके के क्षेत्र में बहुजन समाज को कोई स्थान नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन पहली बार हमारे बड़े भाई टेक्सास जी गायकवाड़ जी ने जो पहल करी है, इनिशिएटिव लिया है, मैं इस पहल का बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ कि इस क्षेत्र में जहाँ बहुजन समाज के लोग नहीं हैं, उन्होंने ये बहुत ही अच्छी पहल करी है। दूसरी बात, जिस विषय को लेकर उन्होंने ये फिल्म बनाई है जिसका नाम पैगाम है, मैं समझता हूँ ये फिल्म तो पहले बननी चाहिए थी। हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जिस तरीके से इस देश के अंदर एससी और एसटी के समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार आज भी इस देश के अंदर संविधान लगने के बाद या आज़ादी के 77 साल के बाद आज भी हो रहा है। लेकिन बड़ी शर्म आती है, बड़ा दुख होता है कि फिल्म इंडस्ट्री ने आज तक ऐसे विषयों को कभी उठाया नहीं है जो हमारे गायकवाड़ साहब ने यहाँ उठाने का प्रयास किया। मैं बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र यूनिट के तरफ से उनको ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि ये फिल्म जिस विषय को लेकर बनी है, क्योंकि मैं उसी इलाके से आता हूँ, जहाँ पर ये घटना घटी है और ये घटना मनुष्य जाति के लिए बहुत ही गलत घटना है। एक कालिमा हमने पहुँची है मनुष्य जाति के ऊपर। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज भी देश में घट रही हैं। तो ये पिक्चर या ये मूवी संपूर्ण भारतवर्ष को ये संदेश देगा कि ऐसी चीज़ें करने वालों के ऊपर क्या होता है। और ये मूवी संदेश के साथ साथ मुझे ये लगता है, अभी मैंने ये मूवी नहीं देखी, लेकिन हमारे टेक्सास जी गायकवाड़ जो कोई मूवमेंट के साथी है, उन्होंने इस मूवी के अंदर वो सारी चीज़ें डाली होंगी। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए समाज में, जो आज भी घटित हो रही हैं। खैरलान जी हुआ, उसके बाद शब्बीरपुर हुआ, उसके बाद ऊना कांड हुआ, उसके बाद रोहिला वेमुला कांड हुआ। आए दिन एससी एसटी के ऊपर ये जो उत्पीड़न है बड़े पैमाने के ऊपर हो रहा है। और मुझे लगता है इसे उत्पीड़न के बारे में सबसे ज़्यादा यदि किसी ने आवाज़ उठाई तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। लेकिन मैं समझता हूँ यदि बहुजन समाज के ऊपर यदि ऐसे अत्याचार अन्याय ना हो तो अन्याय करने वालों के हाथों को हमें काटना पड़ेगा। बाबा साहब ने हमें अस्त्र दिया है, तलवार से नहीं काट सकते, क्योंकि बाबा साहब ने 302 लिखी हैं, इसलिए हमें तलवार से नहीं काटना है। तो वो शस्त्र जो बाबा साहब ने हमें दिया है, वन वोट वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, उसी से इसको काटा जा सकता है। नहीं तो आप देखिए कि ये हत्याकांड हुआ कांग्रेस के ज़माने में, राष्ट्रवादी के ज़माने में, और आज उसी राष्ट्रवादी ने और उसी कांग्रेस ने
अपने सर पे संविधान की प्रति उठा कर जब हमारे समाज के अंदर गए तो हमारे समाज ने उनको भर भर कर वोट दिया। बात वही हुई कि एक जो बछड़ा है या एक मुर्गा है वो कहता है किसी हलाल करने वाले को कि भाई ये छुरी है, आप ले लीजिए और हमारी गर्दन काट दीजिए, और जो बाद में जो बनाना है बनाइए, मुर्गा मसलम बनाना है, कीमा कलेजी बनाना है, क्या बनाना है कर लीजिए। वही काम हम कर रहे हैं। यदि आपको इन चीज़ों से निजात पाना है तो अपनी हितैषी और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज की, फूले बाबा शाहू के विचारों के ऊपर चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी को साथियों चुन कर देना होगा, तभी ऐसे अत्याचार अन्याय बंद होगी। यही बात मैं आपको कहना एक आखिरी सवाल, जैसे कि हमने देखा कि भाजपा और कांग्रेस इनके साथ कई गठबंधन हैं, और अभी चुनाव के मौके पर हमने देखा कि भाजपा और शिवसेना ने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना भी लाई है। तो मुझे सवाल ये है कि क्या बीएसपी गठबंधन करेगी, और ये भी बात चल रही है कि बाला साहब के साथ गठबंधन होने जा रहा है, तो इस बात की क्या पुष्टि है, और ये लाडली बहन योजना के बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको इस संदर्भ में बताना चाहूँगा। वैसे तो परम आदरणीय बहन जी ने कई बार ये बात बोली है, और इसी लोकसभा में हमने देखा कि एक तरफ एनडीए गठबंधन लगभग 36 गठों को दलों को लेकर लड़ रहा था, और एक तरफ इंडिया गठबंधन 26 से 27 दलों को लेकर लड़ रहा था। लेकिन धन्य है परम आदरणीय बहन मायावती जी, मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र यूनिट के तरफ से, कि इतने बड़े मनुवादी दोनों साइड में बड़े बड़े दलों को साथ में लेकर इतनी बड़ी संख्या में साथ में लेकर चल रहे थे, लेकिन परम आदरणीय बहन जी इस देश में फूले बाबा शाहू की विचारधारा के साथ कोई एडजस्टमेंट न करते हुए अकेले अपने बलबूते लड़ी, विचारों के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं करी, चाहे हम हार जाए लेकिन अपने विचारों को हम कभी बिकने नहीं देंगे। ये बहन जी का मत था, और उस मत को लेकर हम लोग यहाँ पर चले। हमें अपने बहन जी के ऊपर फक्र है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी सीटें चुनकर आएगी या हार जाएगी। हम केवल सोचते हैं कि अपने महापुरुषों का जो रथ है उस रथ को हम कतई पीछे नहीं जाने देंगे, और इसलिए हम कभी ना कांग्रेस गठबंधन से, जिसका नाम इंडिया गठबंधन है, ना इंडिया गठबंधन से कभी भी हम युति नहीं करेंगे। रही बात, अभी आपने बात कही लाडली योजना की, अब ये तो बात आपको भी समझ में आनी चाहिए कि इलेक्शन के 2-4 महीने पहले ऐसी योजनाएं क्यों आती हैं। ये इसलिए आती हैं कि हमारे भोले भाले समाज को गुमराह किया जाए, और मैं समझता हूँ कि उसका बजट कहाँ से मिला। कोई गणित का यदि प्राध्यापक, यदि हमारे प्राध्यापक शिंदे जी गणित के प्राध्यापक हैं, उनको मालूम होगा 1500 के हिसाब से यदि इतने सारे लाडली बहनाओं को पैसा दिया जाए तो पैसा आएगा कहाँ से। ऑलरेडी महाराष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, वो अपना बजट से मैक्सिमम डेफिसिट, ये बजटरी डेफिसिट के माध्यम से कहीं से लोन लेकर उसको चुकाता है। कर्जे का इंटरेस्ट भी चुकाने के बाद महाराष्ट्र के पास पैसा नहीं है। ऐसे समय में 1500 रुपया पर मंथ, और अब कितने लाडलियों को देंगे पता नहीं। मैं समझता हूँ ये 1500 रुपये की घूस समाज को और हमारी लाडली बहना को देने के बजाय उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोको। जो पैगाम चित्रपट अभी हमारे सम्माननीय टेक्सास जी ला रहे, वो दिखाता है अरे 1500 देकर क्या करोगे, उनकी इज्जत आबरू को बचाओ, ये सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है। और इसलिए ये सारी ऐसी योजनाओं का मैं खंडन करता हूँ, ये किसी भी काम में नहीं आने वाला है। यदि आप देना ही चाहते हो तो उनके हाथों को रोजगार दो। खेती करने वाले शेतकरी जो हमारे फार्मर्स है उनको एमएसपी दो, उनके सोयाबीन को आप वो प्राइस दो, उनके कॉटन को प्राइस दो। ये मैं समझता हूँ सच्चे काम है जो शासन ने करना चाहिए, जो बहन मायावती जी ने की है। और इसलिए मैं लाडली बहन योजना की कोई भी किसी भी तरीके का मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मुझे। आदरणीय प्रकाश जी आंबेडकर साहब जो हमारे लिए सभी के लिए आदरणीय हैं, उन्होंने या उनके माध्यम से मातृभूमि पेपर में 4-5 दिन के पहले हमने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि यदि बहन जी तैयार है तो हम चर्चा करने के लिए युति के संदर्भ में चर्चा करने के लिए तैयार है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आदरणीय आंबेडकर साहब का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं उनके इस डिसीजन का। हमें बड़ा अच्छा लगा कि लेट क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने समाज के बारे में, आंबेडकरी समाज के बारे में अच्छा सोचा। मान्यवर कांशीराम साहब ने भी उनको
उनके बारे में बहुत अच्छा सोचा था। हमने इसके पहले भी युति करने की कोशिश की 1995 में, शायद मैं यदि सही हूँ तो 96 में, लेकिन वो नहीं हो पाई। आज उन्होंने ये बात कही है तो हम उसका वेलकम करते हैं और हमारे तरफ से भी हम ये पहल कर रहे हैं उनकी पहल के बाद कि बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी की युति इस महाराष्ट्र की भूमि में हो जाए। और यदि ऐसा होता है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस महाराष्ट्र की भूमि में आम्बेडकरी विचारधारा का सीएम बैठेगा, ये मेरा विश्वास है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, हाँ, जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने युति के संदर्भ में बहुत अच्छी बात की। यहाँ पर टेक्सास जी गायकवाड़ आभार प्रदर्शित करेंगे। डोंगरे साहब जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने फिल्म पैगाम के लिए संदेश दिया, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये कहूँगा कि मैंने पैगाम फिल्म में जो एक कैरेक्टर दिया है, जो लीडर कैसे होने, तो बहन जी को सामने रखकर मैंने वो कैरेक्टर लिखा है कि लीडर कैसी हो। तो मैं गर्व से साथ कहता हूँ कि बहन जी जैसी लीडर कोई नहीं है, मगर वो ऐसे दिखाने की मैंने कोशिश की है फिल्म पैगाम में। धन्यवाद। बढ़िया सर।